हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसके हम कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक कि ये जानने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं और पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग है वो किस तरीके से किया जाता है, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में जानने से पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। इंडिया के अंदर पार्टनरशिप को रेगुलेट किया जाता है किससे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है और उसी के अंदर इसकी क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है। और इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या दे रखी है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन के बीच की रिलेशनशिप की बात की जा रही है। ठीक है, बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो कि क्या होते हैं? एग्रीड होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल। ठीक है, जो कि किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं जो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि सबके थ्रू चलाया जाएगा या उनमें से और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, उनमें से किसी एक के थ्रू चलाया जाएगा सबके लिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब एक बेसिक जो अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो कि किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं जिसका संचालन, जिसका जो ऑपरेशन है वो सभी मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी सबके लिए कर सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस हो गया जो कि जिसके प्रॉफिट को लोग मिलकर के शेयर करेंगे और वो बिजनेस जो है वो सभी मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक इंसान जो है वो सबके लिए बिजनेस चलाएगा। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप की आपके क्या है? डेफिनेशन है। तो बेसिकली पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द persons, ठीक है, who have agreed to share the profits of business carried by all or any of them acting for all। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो कि किस में बताई गई है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बताई गई है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम पार्टनरशिप को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप कहला रहा है। ठीक है, तो इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि क्या होती है। तो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप में इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप की अगर मेंबरशिप की बात करें, सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम मेंबर्स हैं, तो मिनिमम इसके अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2 मेंबर्स पार्टनरशिप के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम इसके अंदर कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम को आपको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। एक आ जाएगी आपके बैंकिंग कंपनी, या फिर बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग के अंदर जो है वो आपके कितने हो सकते हैं? बैंकिंग में 20 हो सकते थे। ठीक है, और अदर बिजनेस की अगर हम बात करें तो अदर बिजनेस के अंदर आपके जो है मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये मैक्सिमम लिमिटेशन है मेंबर्स की पार्टनरशिप के अंदर। और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम कम से कम कितने? 2 पर्सन तो पार्टनरशिप में होने ही चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर ही क्या चला सकते हैं? साझेदारी का व्यवसाय चला सकते हैं। तो साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें तो 2 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो कितनी होती है? बैंकिंग के अंदर 20 और अन्य व्यवसाय के अंदर 50 होती है। ठीक है, तो ये है मेंबरशिप, मतलब सदस्यों की संख्या।
इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं। फिर बात करें हम सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बिना कोई भी साझेदारी अस्तित्व में नहीं आ सकती। मतलब कि इसके अंदर पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। बिना एग्रीमेंट के कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, अस्तित्व में नहीं आएगी। तो यहाँ पे साझेदारों के बीच में समझौता होना क्या है, आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समझौता भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है। फिर अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। इसे हम कहेंगे लाभों का बंटवारा। देखिए जो लोग हैं, जो पर्सन्स है, जो पार्टनर्स हैं, वो मिल करके बिजनेस चलाएंगे। तो मिल करके जो बिजनेस चलाया है उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा इंसान मिल के बिजनेस चला रहे हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ कोई एक पर्सन ही ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लीगल बिजनेस। उसमें क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए लीगल, एकदम लीगल बिजनेस होना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसे हम वैधानिक व्यवसाय कहते हैं। तो इसके अंदर एक कोई भी वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलीगल बिजनेस किया जा रहा है और उसे पार्टनरशिप का नाम दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, तो बिजनेस का ऑपरेशन कोई एक कर सकता है सबके लिए, या फिर सब मिल करके कर सकते हैं बिजनेस का ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो वो सभी लोग ऑल मेंबर्स मिल करके क्या करेंगे, बिजनेस का ऑपरेशन करेंगे, या फिर any one of them उनमें से कोई एक जना भी सबके लिए बिजनेस चला सकता है, या सब लोग मिल करके बिजनेस को चला सकते हैं। इस चीज को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल एजेंसी कहेंगे, पारस्परिक एजेंसी कहेंगे, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। एक पहला पॉइंट आ जाता है मेंबरशिप, न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, इसमें एक समझौता भी होता है, ठीक है। फिर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करते हैं वो लोग मिल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 है लीगल बिजनेस, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 5 है आपका म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें क्या है कि बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो कैसे किया जाएगा वो बताना है आपको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपकी पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है। जो पार्टनर आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं, जो इस एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे थे, ये वही एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो देखिए पार्टनरशिप डीड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको साझेदारी सल्लेख। हिंदी में इसे हम कहेंगे साझेदारी सल्लेख, ठीक है। तो साझेदारी सल्लेख क्या है, साझेदारी सल्लेख, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी आइदर वर्बल और इन रिटन। तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, वो समझौता कैसे हो सकता है, आइदर में बी इन वर्बल, वो वर्बल भी हो सकता है। वर्बल मतलब कि जिसे हम सिर्फ बोल के कह सकते हैं, मौखिक कहते हैं जिसे हम, तो मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। और इन द रिटन, और वो कैसे हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, ठीक है। तो जो साझेदारी का समझौता है वो मौखिक या फिर कैसे हो सकता है, लिखित हो सकता है, ठीक है। द रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन या पार्टनर
इज नो एज अ पार्टनरशिप डीड। तो ये जो मेन लाइन यहाँ पे आ गई है आपके पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन की, द रिटन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नो एज अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जगह हम एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं, एग्रीमेंट जिसे हम समझौता कहते हैं। ठीक है, तो द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नो एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है? जो लिखित समझौता होता है। ठीक है, जो लिखित समझौता होता है साझेदारों के बीच में, उसे ही हम साझेदारी सल्लेख कहते हैं। जबकि साझेदारी का समझौता मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, लेकिन जो लिखित वाला रूप है वो लिखित वाला रूप ही आपके क्या कहलाता है? साझेदारी सल्लेख कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है, फिर आगे क्या बात कही गई है? आगे बात कही गई है इट इज बेटर, ये बेटर है दैट द डीड शुड बी इन रिटन। आपकी जो डीड है पार्टनरशिप डीड वो कैसे होनी चाहिए? इन रिटन होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट द डिस्प्यूट ऑफ एनी फ्यूचर कैन बी सेटल्ड इजीली। तो आपके अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, अगर किसी पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको इजीली सेटल किया जा सकता है अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो कैसी हो? रिटन में हो। ठीक है, तो ये जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम एज अ प्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। आपका जो ये एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का जो नाम और एड्रेस है वो किसके अंदर लिखा हुआ होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, पार्टनर का नाम और पता, फर्म का नाम और पता। ठीक है, तो फर्म का नाम और पता किसके अंदर लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होगा। पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करें, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर है, व्यवसाय की जो प्रकृति है, वो व्यवसाय की प्रकृति भी आपके साझेदारी सल्लेख के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, पॉइंट नंबर थर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर के भी नाम और पते इसके अंदर दिखाए जाएंगे। ठीक है, पार्टनर के नाम और पते भी साझेदारी सल्लेख के अंदर बताए जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करें, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। मतलब पार्टनर कितना ड्राइंग करेंगे, ठीक है, और पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएंगे, वो चीज़ भी इसके अंदर लिखी हुई होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती है, इसको हम अदर लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट होते हैं, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर फर्म का नाम और पता लिखा हुआ होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर उसके अंदर लिखा हुआ होता है। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के नेम और एड्रेस भी इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। इसके बाद में अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग। पार्टनर ने किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है और कितनी कितनी वो ड्राइंग्स करेगा, ये बात भी किसके अंदर लिखी हुई होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो अभी हम वो ही सारी चीज़ें देख रहे हैं जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती है, जिसको हम कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, आगे और कौन से पॉइंट आ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 के बाद में आपके पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन गिवन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनर ने जो कैपिटल दी है उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, इंटरेस्ट की रेट क्या होगी वो इसके अंदर लिखी हुई होती है, कौन से रेट से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो लोन है पार्टनर का, उस पार्टनर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कौन से रेट से दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की रेट जो होती है वो भी इसके अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जो ड्राइंग्स हैं, जो आहरण है, आहरण पर जो रेट होती है इंटरेस्ट की,
वो भी इसके अंदर लिखी हुई होती है। फिर पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा पार्टनर्स के बीच में, ये भी इसके अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, पार्टनर कौन से रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो शेयरिंग का रेशियो होता है वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया हुआ होता है। फिर पॉइंट नंबर 8 की बात करें, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को जो सैलरी है, जो वेतन है और जो रेम्यूनरेशन है पारिश्रमिक, वो कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो साझेदारों के वेतन और उनके पारिश्रमिक ये भी उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वेतन और पारिश्रमिक इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो मेथड्स ऑफ कीपिंग अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो जो अकाउंट है वो किस तरीके से रखे जाएंगे, ऑडिट किस तरीके से फर्म की जाएगी। तो अकाउंट्स और ऑडिट का जो मेथड है वो भी किसके अंदर दिया हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 10 की बात करें, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर के क्या राइट्स रहेंगे, पार्टनर के क्या अधिकार रहेंगे, पार्टनर के क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या कर्तव्य रहेंगे और पार्टनर के क्या दायित्व रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी किसके अंदर लिखी हुई होगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें, पार्टनरशिप डीड के अंदर पूरी ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो होगी फर्म की वो लिखी हुई होगी। ठीक है, फिर अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड का मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो कि रिटर्न के अंदर किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी साझेदारी में, किसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई जाए, ठीक है, या पार्टनरशिप डीड वहाँ पे एब्सेंस हो, वहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं हो, तो कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे वो आपको अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे, इक्वल प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट तो ये हो गया कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, इन एब्सेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सपोज करो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे लेंगे, इक्वल लेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, सैलरी, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड टू पार्टनर। अगर आपके पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, तो जो सैलरी है, जो कमीशन है या रेम्यूनरेशन है वो पार्टनर को नॉट पेड मतलब नहीं पेड किया जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर को कोई भी कमीशन, सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन टू द पार्टनर। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। फिर आगे देखते हैं और फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज टू द पार्टनर। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके लिए क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, तो वो चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द 6% पर एनम टू द पार्टनर। अगर आपके पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कैसे पेड किया जाएगा, 6% पर एनम की रेट से पेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आ गए आपके पास सारे कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सैलरी रेम्यूनरेशन पार्टनर को पेड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन टू द पार्टनर, ये भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज टू द पार्टनर। ठीक है, ये पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसकी जो रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 6% पर एनम रहेगी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। या आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, अगर किसी चीज़ को लेकर के, इन 4-5 पॉइंट को लेकर के, तो आपको ये वाले प्रोविज़न उसमें लगाने हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की।
अब देखिए जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं उनकी तरह ही होती है। उसमें जैसे नॉर्मल बिजनेस में आपने देखा होगा, नॉर्मल बिजनेस के अंदर हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो नॉर्मल बिजनेस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल बिजनेस के अंदर हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, ठीक है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं उसके अंदर बैलेंस शीट। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी बिल्कुल यही सारे जो अकाउंटिंग है जो नॉर्मल किसी बिजनेस में की जाती है वो की जाती है, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप का बिजनेस है तो यहाँ पे एडिशनली क्या बनाया जाता है, एडिशनली यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में पहले ट्रेडिंग P&L बनाया जाएगा, उससे आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का तो है नहीं, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो पार्टनर्स ने चलाया है, तो इस नेट प्रॉफिट को किसी एक पर्सन को तो देना नहीं है, इसको हमें बहुत सारे पर्सन में जितने पार्टनर्स होंगे उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो जो डिवाइड करते हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक P&L एप्रोप्रिएशन और बनाते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप की अगर अकाउंटिंग की बात करें तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस की तरह होती है, बट एडिशनली उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो अलग से बनाया जाता है। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो जैसे नॉर्मल बिजनेस में 1 कॉलम का बनाया जाता है तो यहाँ पे 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो जितने पार्टनर्स होंगे उसके हिसाब से बनाए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल एज इट इज दूसरे बिजनेस की तरह ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, और वो जो शो करना है वो कौन से अकाउंट के अंदर शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ जाती है, बिल्कुल। तो देखिए अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बात आपको यहीं पे क्लियर हो जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने जो आपको नेट प्रॉफिट शो किया है उस नेट प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। तो पार्टनर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको शो करने के लिए आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट हम शो करने के लिए बनाते हैं, क्या शो करने के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि इट इज द स्पेशल अकाउंट, एक ये स्पेशल अकाउंट है दैट अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का स्पेशल अकाउंट है जो कि क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म ही बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एक स्पेशल अकाउंट है, दूसरे बिजनेस नहीं बनाते, ठीक है। सिर्फ पार्टनरशिप वाले जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप फर्म्स है, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है आपकी, वो ही क्या करते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म ही इसको क्या करती है, प्रिपेयर करती है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक तरह का क्या होगा भाई, नॉमिनल अकाउंट होगा, नाम मात्र का खाता होगा। ये क्या होता है, नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता होता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अब बातें समझ में आ रही है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? एक स्पेशल अकाउंट है जो कि सिर्फ कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म्स बनाती है। किसके लिए बनाती है? टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको बताना भी तो पड़ेगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो बताने के लिए, वो शो करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। फिर देखिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज आएगी आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो P&L के बाद में बनता है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बाद में बनेगा आपका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बिल्कुल अकाउंट की तरह ही होता है जो हम P&L बनाते हैं उसकी तरह। इसका एक साइड क्या होता है आपके? एक साइड हमारा होता है डेबिट साइड, ठीक है, और दूसरा वाला साइड हमारे सामने होगा क्रेडिट साइड। और ये बनेगा आफ्टर प्रिपेयरिंग द P&L अकाउंट। आपका P&L अकाउंट बनने के बाद में यह बनेगा, ठीक है। अब आपका जो P&L अकाउंट जो प्रॉफिट शो करेगा, नेट प्रॉफिट शो करेगा, तो वो इस तरफ लिखा जाएगा। ये जो लिखा है हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट अगर आपका P&L बताता है तो वो आप यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है। आपका जो P&L बनाते हैं उसके टू साइड में होगा आपका नेट प्रॉफिट, तो उसको आप इस साइड में ट्रांसफर करोगे बाय साइड में। अगर आपके P&L में क्या होता है? नेट लॉस होता है, तो आप उसको इस तरफ शो करोगे, ठीक है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, किसके लिए? नेट लॉस के लिए। अगर लॉस होता है तो इस तरफ, प्रॉफिट होता है तो हम उस तरफ लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे A, B या C जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट होगा वो हम यहाँ पे लिख करके इसकी टोटल को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह हम देंगे पार्टनर को टू सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को जो सैलरी देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर टू कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को क्या देंगे? कमीशन देंगे, तो वो इस तरफ लिखेंगे। टू ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर हम कोई रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, कोई अमाउंट रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हो पार्टनर से, तो वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगी उसको टोटल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हम इस तरफ लिखेंगे। फिर उसके बाद में देखिए इतना सब कुछ करने के बाद में आपके इस अकाउंट की आप क्या करोगे? टोटल करोगे। फिर बैलेंसिंग फिगर से आप देखोगे, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपके पास में अगर किस तरफ रहता है? बैलेंसिंग फिगर जो है, ठीक है, पूरा अकाउंट बना दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक पेड कर दिया, यहाँ पे रिजर्व तक ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद में इस अकाउंट की आप क्या करोगे? टोटल करोगे। और अगर आपका बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आता है तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉफिट बच गया है प्रॉफिट फिर हम उसको कहेंगे और उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं आगे? करंट अकाउंट। उसके आगे हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट बचेगा ये सारा काम करने के बाद में, उसका अगर प्रॉफिट बचता है तो वो इस तरफ आएगा टू साइड में, ठीक है। उसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट बना रहे हैं हम, अगर कैपिटल फिक्स बेस पे चल रही है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएशन बेस पे चल रही है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। फिर A, B और C, उसमें जो भी उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हम लिखेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने अकाउंट की टोटल की और वो आपके बाय साइड में बच गया तो उसको हम बाय नेट लॉस कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? बाय नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस कहेंगे जिसको भी हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे, A, B या C जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर इस अकाउंट की हम क्या करेंगे? टोटल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। आगे जो हम है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के